तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी। D1 के अंदर हमसे बोला है कि सन के जो मैक्सिमम रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ 4753 एंगस्ट्रॉन्ग है और इसका टेम्परेचर जो है वो 6050 केल्विन है। अब हमसे बोला है कि एक स्टार है जिसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ 9506 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो बताना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोगों को पता है जो मैक्सिमम रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है उसके लिए हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो अगर हम लोग सन के लिए रिलेशन लगाएं तो वहां पर लिखेंगे 4753 इंटू 6050 इज इक्वल टू बी, और हम लोग स्टार के लिए लगाएं तो 9506 इंटू टी डैश इज इक्वल टू बी। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में स्टार का टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर D2 के अंदर हमसे बोला है कि टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो 200 जूल एनर्जी इंसिडेंट होती है और ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड हमें 30 दिया हुआ है। तो हम एब्जॉर्प्शन के लिए बोल सकते हैं कि QA प्लस QT प्लस QR इज इक्वल टू Q टोटल होता है। तो ये 30 है, ये 120 है, तो एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास में आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो देखो एब्जॉर्प्टिव पावर जो आ जाएगी हमारे पास में QA अपॉन Q। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एमिसिविटी कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ए इज इक्वल टू ई, तो जितना एब्जॉर्प्टिव पावर होगी उतनी ही एमिसिविटी होगी। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर D3 में हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ब्लू रे के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो है 5000 दे रखी है और रेड के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ सेम बॉडी में रेड कलर के लिए 7500 दी हुई है और कांस्टेंट दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग ये लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी वाला रिलेशन लगा देंगे और ब्लू और रेड का जो टेम्परेचर है वो पता कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर D4 जो हम लोगों को दिया है, D4 में हमसे बोला है कि कोई ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया हम लोगों को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर TB बोल देते हैं यहाँ पर और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 बोल देते हैं। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी हम लोगों को 327 डिग्री, जिसको केल्विन में 600 केल्विन हो जाएगा, कांस्टेंट करके रखना है। तो इसको कांस्टेंट करके रखना है तो कितनी पावर हम लोगों को इसको देनी पड़ेगी। तो हम लोग बोल देते हैं कि जिस रेट से एनर्जी रेडिएट हो रही है उसी रेट से अगर इसको पावर मिले, मतलब जितनी एनर्जी इसको रेडिएट हो रही है उसी रेट से इसको पावर मिले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी एनर्जी रेडिएट किस रेट से हो रही है, सिग्मा ए टी रेस टू पावर माइनस टी नॉट पावर 4। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8, सरफेस एरिया 1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इसके बाद में टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास में 600 पावर 4 माइनस 300 पावर 4। तो ये हमारे पास में रेडिएट होने वाली एनर्जी है और इसी रेट से अगर हम लोग एनर्जी दें, ठीक है, तो इतनी पावर हम इसको दें जितनी ये रेडिएट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर D5 के अंदर। ये D5 जो है वो हमने सोलर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा डिराइव करके बताता हूँ। डिराइव करके मतलब पूरा देखते हम लोग, इसको रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। सन है हमारे पास में, अर्थ है, सन से रेडिएशन निकल रहे हैं, तो सन से जो रेडिएशन निकलेंगे, क्योंकि सन का टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो सन से जो रेडिएशन निकलेंगे वो कांस्टेंट रेट से निकलेंगे, मतलब इसकी जो पावर है वो कांस्टेंट है। और पावर कितनी आ गई हमारे पास में, सन से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी पावर आ जाएगी सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, क्योंकि सन को हमने ब्लैक बॉडी माना है, इस रेट से रेडिएशन निकल रहे हैं। और ये जो रेडिएशन है, जो पी पावर के रेडिएशन है, इस वॉल्यूम में इसका जो हमारे पास में वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो ये सन से निकलने वाले रेडिएशन इस तरीके से फैल रहे हैं। और अर्थ पे अगर हम लोग बात करें कि यूनिट एरिया में कितनी पावर है, क्योंकि ये जो रेडिएशन पी पावर के रेडिएशन, टोटल रेडिएशन पी पावर के यहां से निकले थे, वो 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में फैल चुके हैं। तो यूनिट एरिया में जो पावर रहती है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अर्थ पर जो इंटेंसिटी पहुंच रही है वो आई है, तो आई इज इक्वल टू हम लोग बोल देंगे P अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे पास में इंटेंसिटी हम लोगों को दी हुई है 1400 इज इक्वल टू, अब पावर जो है ये सन से जो निकली थी, सिग्मा एरिया है सन का 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, डी ये वाली डिस्टेंस है,
तो हमारे पास में यहाँ पर सन का टेम्परेचर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर सारी चीजें हम लोगों को दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D6। D6 में हमसे बोला है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, और ये जो कॉपर स्फीयर है इसका जो डेंसिटी है वो रो है, और स्पेसिफिक हीट जो है C है, इसकी रेडियस R है, और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 200 केल्विन है। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करेगा, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, कूलिंग इसकी होगी। तो हम लोगों को बताना है कि कितने टाइम के बाद में इसका टेम्परेचर 200 केल्विन से 100 केल्विन हो जाएगा। 200 से 100 होने में कितना टाइम लेगा? तो मुझे पता है कि ये जो रेडिएशन इमिट करेगा dQ/dt वो हो जाएगा सिग्मा ए T⁻⁻⁻⁴। लेकिन सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, तो dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा ए, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² इंटू T⁻⁴। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि अगर ये dt टाइम में dq हीट इमिट कर रहा है, तो dq हीट इमिट करते हैं, इसका टेम्परेचर dt डिक्रीज होगा, तो मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू mc dt, और m हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, c स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। तो dq मेरे को मिल गया है, dq की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास dt/dt। तो यहां पर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कांस्टेंट को एक तरफ रख दूंगा, सिग्मा की वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू भी हम लोग पुट कर देंगे यहां पर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग सेक्शन E1 के अंदर हमसे बोला है कि वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 4 मिनट में, और नेक्स्ट 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है 8 मिनट में। तो हमें बताना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। तो हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है उससे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है भाई हमारे पास में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के एवरेज ऑफ थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। ठीक है, तो थीटा मैंने यहां पर टेम्परेचर के लिए बोला है। अब देखो मैं यहां पर, मुझे यहां पर के की वैल्यू भी नहीं दी है, थीटा सराउंडिंग भी नहीं दिया है, तो मेरे पास में दो डेटा दिए हुए हैं, तो इनसे दो इक्वेशन में लिखूंगा। सबसे पहले यहां पर एवरेज मुझे दिखाना है कि भाई एवरेज रेट क्या होगी टेम्परेचर डिक्रीज होने की। तो देखो 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस 4 मिनट में हो जाता है, तो लिख सकता हूं मैं 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय, अच्छा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 50 माइनस 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 मिनट इज इक्वल टू माइनस के, और थीटा एवरेज कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एवरेज लिखना पड़ेगा 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का थीटा एस लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, अब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर से इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू माइनस के 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा एस। तो हम लोग अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले तो हमारे पास में के और थीटा एस सराउंडिंग का टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से बोला है कि टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 70 से 60 हो जाता है 5 मिनट के अंदर, फिर नेक्स्ट 60 से 50 होता है, उसका टाइम हमें बताना है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर यहां पर दिया है। तो फिर से वही बात हम लोगों को करनी है कि एवरेज रेट ऑफ कूलिंग जो हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी माइनस के एवरेज थीटा माइनस थीटा एस। ठीक है, अब देखो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है, 60 माइनस 70 डिवाइडेड बाय टाइम हमको दिया है 5 मिनट इज इक्वल टू माइनस के एवरेज थीटा कितना हो जाएगा 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग के की वैल्यू पता कर लेंगे। अब फिर से हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, और इक्वेशन क्या लगाएंगे हम लोग, फिर से एवरेज रेट ऑफ कूलिंग की इक्वेशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये हो जाएगा 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन डी हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। D1 के अंदर हमसे बोला है विच ऑफ द लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो हम लोगों को पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है हमने स्टीफन्स लॉ से डेराइव किया था, ये थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है
D2 के अंदर हम लोगों से बोला है कि रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो क्या कर्व आएगा हमारे पास में। तो रेट ऑफ कूलिंग को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी टी। ठीक है, नेगेटिव रेट नेगेटिव चलता है, तो माइनस हम लोगों ने यहां पर बोला, तो हमें लोगों को पता है रेट ऑफ कूलिंग डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नोट है। अच्छा, अब अगर हमसे बोल दिया जाता है रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये हो गया हमारे पास में माइनस डी टी अपॉन डी टी, और ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बताया, सी बोला है उसको, और रेडिएटेड पावर मतलब डी क्यू अपॉन डी टी उसको एच बोला है। तो हम लोगों को बताना है कि सी किसके, आर के टर्म्स में बताना है कि आर की प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये रिलेशन हम लोगों को बताना है आर के साथ सी का और एच का। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम मतलब डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। ए यहां पर हो जाएगा सरफेस एरिया, तो हम लोग बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू पावर 4। मतलब अगर सबको कांस्टेंट माने, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करें तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि रेट ऑफ कूलिंग की बात करते हैं, रेट ऑफ कूलिंग डी टी अपॉन डी टी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये पावर रेडिएट कर रहा है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी लिख देते हैं। वैल्यू यहां पर पुट की हमने, तो ये आ गया एम एस डी टी अपॉन डी टी। अब ये एम एस की वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब मुझे आर के साथ रिलेशन बताना है, और मुझसे बोला है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस हो गया, मास को लिख दिया मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मेरे पास में सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आर के। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है कि सन है, और सन का टेम्परेचर अगर T से 2T कर दें और रेडियस R से 2R कर दें, तो अर्थ पर जो इसकी एनर्जी जा रही है उसमें क्या फर्क आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास में जो ये सन है और सन की डिस्टेंस जो है अर्थ से कितनी, वो चेंज नहीं कर रहे, सन से डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं डी डिस्टेंस से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सन से कितनी पावर रेडिएट हो रही है, तो रेडिएटेड पर यूनिट पावर पर यूनिट टाइम डी क्यू अपॉन डी टी, पावर की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पास में पर यूनिट टाइम कितनी पावर पहुंच रही है, मतलब इंटेंसिटी जो है वो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया। ठीक, अब देखो तो इंटेंसिटी जो अर्थ पे आ रही है वो पावर हो जाएगी हमारे पास में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू पावर 4 अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर। तो मैं इंटेंसिटी जो अर्थ पे पहुंच रही है उसको लिख सकता हूं सिग्मा आर स्क्वायर टी रेस टू पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पर रेडियस को r से 2r कर रहे हैं और टेम्परेचर को T से 2T कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस के साथ कोई चेंज नहीं कर रहे। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में इंटेंसिटी का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर टी रेस टू पावर 4 अपॉन I2 इज इक्वल टू, अब देखो इसको मुझे 2r स्क्वायर इंटू 2T पावर 4 लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 1:64 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन C1 के अंदर हम लोगों से क्या बोला है। स्टेटमेंट 1 के अंदर देखते हैं, चेक करते हैं इसको। स्टेटमेंट 1 में बोला है एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज वेवलेंथ एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम डिक्रीजेस। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो पढ़ा था, इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ और यहां पर हम लोग ई लैम्बडा के बीच में ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, और ये जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती है उसका जो लैम्बडा जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटता जाता है, ऐसे कर्व शिफ्ट होता जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 के अंदर हमसे बोला है द वेवलेंथ एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर अ ब्लैक बॉडी प्रोपोर्शनल टू, नहीं, ये जो होता है हमारे पास में स्पेक्ट्रल जो है
इंटेंसिटी के लिए नहीं होता है, वो हमारे पास में इंटेंसिटी मतलब ई के लिए बात करते हैं। और यहां पर इसने बोला ई लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला जो है स्टेटमेंट 2 के अंदर वो गलत है। वो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में ई का, ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ई क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं पावर जो रेडिएटेड होती है उसके लिए होता है हमारे पास में टी रेज टू पावर 4। स्टीफन्स जो लॉ होता है हमारे पास में वो पावर के लिए होता है, लेकिन इसने इंटेंसिटी के लिए बात की, और वो भी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट है C2। C2 के अंदर हम लोगों से बोला है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस को हाफ कर दें और टेम्परेचर को डबल कर दें तो पहले पावर जो 450 थी अब कितनी हो जाएगी। तो देखो पहले पावर 450 थी तो हम लोग लिख सकते थे पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, 4 पाई आर स्क्वायर टी रेज टू पावर 4। अब मैंने क्या किया यहां पर, रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया। तो रेडियस को हाफ किया तो सिग्मा 4 पाई आर बाई टू स्क्वायर इंटू 2t होल पावर 4। तो ये मेरे पास में जो पावर आ जाएगी अब वो 4 टाइम्स आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1800 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट है C3। C3 क्या हम लोगों से बोला है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस r है, r कितनी है 0.08 मीटर, और इसका जो मास है वो 10 kg है। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है और इसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोगों को बताना है कि इसके अंदर रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कितनी होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो जिस रेट से ये हीट इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब जो पावर इसकी होगी वो हो जाएगी सिग्मा E8 टी रेज टू पावर 4, सिग्मा E8 टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। क्लियर है। तो हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास में। चलो साथ के साथ हम लोग ये बोल देते हैं अगर इस रेट से पावर इमिट करेगा तो इसके जो हीट निकलेगी वो हो जाएगी ms dt। अब ये ms dt की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा ms dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, कितनी दी हुई है 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, ई की वैल्यू 1, और इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ठीक है। तो हम लोगों को स्पेसिफिक हीट दी हुई है। अब ध्यान देना ये स्पेसिफिक हीट हम लोगों को कैलोरी के अंदर दी है, तो हम लोगों को जूल के अंदर पता करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो टर्म है स्पेसिफिक हीट वाली उसको हमें जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो मास तो हमारे पास में 10 है, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा जे टाइम्स ऑफ एस, क्योंकि इसको जूल को कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4.2 इंटू 90 इंटू डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये जितनी भी टर्म्स है, जैसे हम लोगों को रेडियस भी दी हुई है तो ये सारी की सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखेंगे, तो ये केल्विन में हो जाएगा मेरे पास में 500 केल्विन, और ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास में रेट ऑफ कूलिंग यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोला है कि दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिनकी रेडियस सेम है और डेंसिटी का जो रेशियो है वो 8:1 है और स्पेसिफिक हीट का रेशियो 1:4 है। अब हमसे बोला है कि इनका रेट ऑफ कूलिंग भी सेम है, तो तुम्हें बताना है dq बाई dt। तो मैं dq बाई dt लिख सकता हूँ ms dt अपॉन dt, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ इसको, तो इसको लिख देता हूँ m1s1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड के लिए लिख देता हूँ dq बाई dt 2 इज इक्वल टू m2s2 dt बाई dt। अब ये तो सेम हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा, और मास को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ρ1 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू s1 डिवाइडेड बाय ρ2 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू s2, ठीक है। तो डेंसिटी का रेशियो हमें दिया है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया है, रेडियस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेशियो आ जाएगा ρ1 s1 अपॉन ρ2 s2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे बोला है एक आइस चेंबर है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा चेंबर है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इस चेंबर के और दोनों चेंबर के बीच में एक 1 मीटर लेंथ की रॉड को हम लोग यहाँ फिक्स कर देते हैं, और इसका ये जो पार्ट है, ये जो ओपन पोर्शन है, क्रॉस सेक्शन
उसको हमने ब्लैकन किया है, जिससे इसकी एब्जॉर्बिविटी जो हो जाएगी हमारे पास में 1 हो जाएगी। मतलब जितने रेडिएशन आएंगे सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी सिग्मा ए। अब देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, और एब्जॉर्ब कर रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये आ जाएगा 27। ठीक है, 27 को कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 कैल्विन आ जाएगा, और 17 डिग्री 290 कैल्विन आ जाएगा। क्लियर है? वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन वाली बात आ जाएगी। अभी जितने भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो इधर से फ्लो करेंगे और इधर जाएंगे। इन दोनों एंड का टेम्परेचर मेंटेन है, तो मैं बोल सकता हूं एक और फॉर्मूले से dq अपॉन dt इज इक्वल टू t माइनस टी डैश अपॉन एल अपॉन के ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास में k अपॉन एल इंटू टी माइनस टी डैश। टी क्या हो गया? 17 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता है कि जितने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वही यहां से मूव कर रहे हैं रेडिएशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, तो देखो मुझे पता है कि एब्जॉर्ब करने वाली बात है, तो मैं इसको लिख दूंगा 300 होल पावर 4 माइनस 290 होल पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखो इसको इस रेट से इक्वल करूंगा मैं, तो k इंटू ए 290 माइनस ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 डिग्री कैल्विन, डिवाइडेड बाय लेंथ 1 मीटर होगी। ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में यहां पर के की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के अंदर हमसे बोला है कि एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है टंगस्टन का, जिसका इमिसिविटी 0.3 है, रेडियस 1.0 सेंटीमीटर है, और सिग्मा हम लोगों को दिया है। हमसे बोला है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 300 कैल्विन पर कांस्टेंट है। सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं टी नॉट बोल देता हूं, और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 कैल्विन है और ऑब्जेक्ट का 1000 कैल्विन है, तो धीरे धीरे इसकी कूलिंग होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल पावर इसको सप्लाई करके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम जो पावर दे रहे हैं वो हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस रेट से एनर्जी लूज हो रही होगी सेम रेट से हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जिस रेट से ये एनर्जी लूज कर रहा होगा उसी रेट से अगर इसको एनर्जी दे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम लोग ये पता कर ले कि इसकी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम कितना होगा। तो dq इज अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग पता कर सकते हैं पर सेकंड ये कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 0.3, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर 4 हो जाएगा मेरे पास में, टी की वैल्यू हो जाएगी 1000 पावर 4 माइनस टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 300 पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके मैं इसमें बता कर सकता हूं किस रेट से एनर्जी ये इमिट कर रहा है, तो उसी रेट से हम लोगों को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे बोला है एक एल्यूमिनियम स्फीयर है और एक कॉपर स्फीयर है। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है, डबल है इसकी रेडियस, और इमिसिविटी सेम है। टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग का सेम है दोनों केस में। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो हम लोग लिख सकते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू होता है हमारे पास में सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो देखो सिग्मा ई एक लिख हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू पुट करके हम लोग रिलेशन लिख लेंगे dq बाई dt का, और मैं बोल सकता हूं सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा ई और जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनका रिलेशन सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो इनका जो रेशो आ जाएगा वो 1:4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मुझसे पूछा है रेट ऑफ कूलिंग की बात की है, तो रेट ऑफ कूलिंग के लिए मैं लिख सकता हूं कि जिस रेट से हीट लूज कर रहा है वो हो जाएगी मेरे पास में ms dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये हो जाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब स्पेसिफिक हीट dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई, और एरिया भी लिखना पड़ेगा मुझे 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो देखो 4 पाई से 4 पाई यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और dt अपॉन dt की जो वैल्यू मुझे चाहिए वो हो जाएगा सिग्मा ई टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाय
रो, ये 3 ऊपर चला जाएगा आर एस। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों के लिए कंपेयर कर देंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, हम लोगों से यहाँ पर पूछा है, हमसे बोला है यहाँ पर दोनों की जो है मटेरियल सेम है, आइडेंटिकल आउटर सरफेस है। ठीक है, और आइडेंटिकल कंडीशन में दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं और सेम टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों का इमिसिविटी भी सेम है, दोनों की एब्जॉर्प्टिविटी भी सेम है, एब्जॉर्प्टिव पावर भी सेम है। अब हमसे पूछा है इन द बिगिनिंग बोथ विल इमिट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। सही बात है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर माइनस टी नॉट पावर 4। इसका टेम्परेचर भी सेम है, सिग्मा तो सेम होगा, ई की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर आउटर सरफेस सेम है, तो मतलब सरफेस एरिया भी सेम है यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं dq बाई dt दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस हो जाएगा हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। तो बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग बोथ, ठीक है सही बात है, इमिट करेंगे, और इन द बिगिनिंग बोथ विल एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एज पर यूनिट टाइम। ठीक है सही बात है, एब्जॉर्ब भी सेम रेट से करेंगे। लेकिन थर्ड वाला हमसे बोला है कि बोथ स्फीयर्स विल हैव सेम रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, वो दोनों की सेम नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों का मास अलग अलग होगा। बोथ इक्वल टेम्परेचर एट एनी मोमेंट, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि रेट जो है टेम्परेचर डिक्रीज होने की दोनों की सेम नहीं है, तो हर एक मोमेंट पे इनका टेम्परेचर भी सेम नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सोलर कांस्टेंट का क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि ये सन है और ये अर्थ है, सन की डायमीटर d है, टेम्परेचर T है, और इन दोनों के बीच की जो मीन डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, अब ये सन से जो रेज आ रही है वो अर्थ पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। क्लियर? अब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में सोलर कांस्टेंट होता है वो कुछ नहीं बल्कि ये है अर्थ पर जो सन से आने वाली रेज होती है उनकी इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अब देखो कितनी पावर इमिट की थी सन ने, सिग्मा सरफेस एरिया इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है उसमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, मतलब ये पूरा रीजन स्फेरिकल होगा जिसमें सारे रेडिएशन फैले थे, तो हमने लिखा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया सिग्मा बाई 4 टी रेज टू पावर 4 माइनस डॉट डी बाई आर होल स्क्वायर। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा हमारे पास में डायमीटर, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से जो डिस्टेंस ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास में डायमीटर अपॉन रेडियस, तो डी अपॉन आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे बोला है अज्यूम ट्रांसमिटिविटी टी टेंड्स टू 0 फॉर ऑल केसेस। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 केस दिए हुए हैं और बोला है कि ट्रांसमिटिविटी 0 है। अगर ट्रांसमिटिविटी 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं A प्लस आर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? एब्जॉर्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1, और हम लोगों को पता है A इज इक्वल टू ई होता है, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा इमिट करता है। बेड एब्जॉर्बर्स इज बेड इमिटर्स, सही बात है, ए इज इक्वल टू ई होता है, बेड एब्जॉर्बर्स इज इक्वल टू बेड इमिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास में बेड एब्जॉर्बर्स इज गुड रिफ्लेक्टर। अब मैं बोल सकता हूं बेड एब्जॉर्बर है तो आर इज इक्वल टू 0 मान लो, तो रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, सही बात है। बेड रिफ्लेक्टर्स इज गुड इमिटर, सही बात है, जो रिफ्लेक्ट कम करेगा वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो इमिट भी ज्यादा करेगा, क्योंकि A इज इक्वल टू ई है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास में। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोला है 2 बॉडीज हैं, एक की इमिसिविटी है 0.01, एक की इमिसिविटी है 0.81। अच्छा, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, और ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोला है कि भाई दोनों की जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, उनका जो डिफरेंस है वो हम लोगों को दिया हुआ है 1.00 माइक्रोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है यहां पर कि
टेम्परेचर ऑफ बी कितना होगा, वेवलेंथ ऑफ बी कितना होगा। ठीक है, चलो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A2 दिया हुआ है और दोनों का रेट ऑफ इमिशन भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं dq बाई डी टी 1 इज इक्वल टू सिग्मा E1 A टी ए पावर 4 डिवाइडेड बाय dq बाई डी टी 2 इज इक्वल टू सिग्मा E2 A टी बी पावर 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं यहां पर टी ए अपॉन टी बी होल पावर इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। ठीक है, एक रिलेशन टेम्परेचर में ये आ गया। अच्छा, दूसरा वेवलेंथ का रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है, हमें ए का टेम्परेचर दिया हुआ है, ए का टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास में बी का टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा, बी का टेम्परेचर आ गया, अब हम लोगों को वेवलेंथ का डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए। तो मेरे पास यहां पर बी की वेवलेंथ आ जाएगी, बी की वेवलेंथ आ जाएगी, वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास में मतलब एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया, यहां से ए और बी की वेवलेंथ हम लोग पता कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में हमसे बोला है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी कितने न्यू। हम लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और हमें पता है कि वेवलेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आ गई, तो बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, एफ डैश कितना हो जाएगा, 2 म्यू मैक्स हो जाएगा, ये बोल सकता हूं। अब मुझसे पूछा है कि भाई अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो रेट ऑफ इमिशन क्या होगा। नेक्स्ट मुझसे पूछा है कि टोटल इमिटेड पावर विल बी इंक्रीज। अच्छा, कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूं कि dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 4। अगर टेम्परेचर को मैं डबल कर दूं, टेम्परेचर को मैं डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 2t पावर 4, मतलब ये 16 के फैक्टर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 के अंदर हमसे बोला है कि दो मेटेलिक स्फीयर्स है और दोनों की इमिसिविटी सेम है, मास एक का जो है दूसरे का 4 टाइम्स है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी, दोनों का टेम्परेचर सेम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, हमसे बोला है रेट ऑफ हीट लॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं dq बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ठीक है, अब देखो हमें यहां पर क्या पता करना है, दोनों का सरफेस एरिया, क्योंकि सिग्मा सेम है, ई सेम है, ये डिफरेंस भी सेम है, हम लोगों को पता करना है सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं सरफेस एरिया दोनों की रेडियस में रिलेशन निकालता हूं, वो कहां से निकालूंगा, मास से। तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, दोनों की डेंसिटी सेम है तो कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2/3 आर बी। अब मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ बी, ये तो हो जाएगा 4 पाई आर बी स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 4 पाई 2 रेज़ टू पावर 2/3 आर बी होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में आ गया 2 रेज़ टू पावर 4/3 ए बी। ठीक है, अब ये मेरे पास में रिलेशन आ गया सरफेस एरिया का, तो मैं रेट ऑफ हीट लॉस का जो रेशियो लिखूंगा वो आ जाएगा मेरे पास में डी क्यू अपॉन डी टी ए अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4/3। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास में रेट ऑफ हीट लॉस की। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ कूलिंग की, तो मैं लिख सकता हूं dq बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, dq बाई डी टी इज इक्वल टू m इंटू एस डी टी बाई डी टी। ठीक है, और इज इक्वल टू सिग्मा, इसको लिख दूंगा मैं e 2 रेज़ टू पावर 4/3 ए ऑफ बी टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये मेरे पास में आ गया। क्लियर है, अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं dt अपॉन dt की, तो dt अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में सिग्मा e 2 रेज़ टू पावर 4/3 ए ऑफ बी इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाय मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 अब पाई आर ए। अच्छा, आर ए की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? बी में, क्योंकि मुझे इसको मैं ए के लिए लिख रहा हूं, लेकिन मुझे कंपेयर किससे करना है? बी से। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आर ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? अच्छा, इसको डायरेक्ट मैं मास ऑफ बी से कंपेयर कर देता हूं ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी इंटू एस। क्लियर है? ये तो ए के लिए हो गया, डिवाइडेड बाय, अब मैं बी के लिए लिख रहा हूं डी टी अपॉन डी टी फॉर बी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए ऑफ बी टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एस। अब हम लोग देख लेंगे कि रेट ऑफ कूलिंग का रेशो यहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 की। इसके अंदर कॉम्प्रेंशन 1 की बात करते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है कि 2 रॉड जो हैं जिनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है। अच्छा, सीरीज में कनेक्ट किया है। अब इस रॉड का एक एंड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लगाया है और दूसरी वाली रॉड का जो दूसरा एंड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाया है। ठीक, अब देखो हमसे पूछा है फर्स्ट तो कि दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। बहुत ईजी है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन के होता है। तो L अपॉन इसका कंडक्टिविटी 3K, तो 3KA अपॉन L अपॉन K, तो ये आ जाएगा 1:3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, R1 को तो R बोल दिया, तो R2 कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। अब देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करनी है हम लोगों को, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस का रेशो। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग इस सिस्टम का आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 4R हो जाएगा। ठीक है, 4R हो गया। अब देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट 4R हो गया। अब हमें पता है कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों से सेम होगी, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितनी हीट इससे पास की होगी उतनी हीट इससे पास की है। तो हम लोगों को दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है। अगर हम लोग बात करें फॉर रॉड 1 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा dq बाई dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ए, तो मैं इसको डेल्टा टी ए लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका आर है। अब इसी तरीके से मैं अगर बी के लिए बात करूं, तो उसके लिए भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी अपॉन 3R। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है, तो डेल्टा टी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी, ये आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। हम लोगों से क्या पूछा है? डेल्टा टी ए, तो ये हो जाएगा dq अपॉन dt अपॉन 3R। अब दोनों के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है, तो यहां पर अगर हम लोग लगाएं, ठीक है, ये गलत लिख दिया है मैंने, इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। समझ रहे हो? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है 3 के अंदर कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट लेंथ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए बात करूं, तो दोनों की लेंथ सेम है, तो दोनों का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो सेम रेशियो में आएगा। कैसे? अगर मैं 4A बात करूं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट 4B बात करूं, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी ए अपॉन एल, और ये आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एल। समझ रहे हो? एल लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम है, तो डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ एल हो गया। तो ये मेरे पास में डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी के इक्वल आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है हमसे थर्ड में, उसका भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कॉम्प्रेंशन नंबर 2 की बात करते हैं। हम लोगों को बोला हुआ है एक सराउंडिंग का ऑब्जेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस है, और ऑब्जेक्ट का जो इनिशियली एक सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और एक ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियली टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हमसे बोला है कि इसकी कूलिंग हो रही है और इसकी हीट कैपेसिटी दी हुई है हम लोगों को 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसकी कूलिंग हो रही है 40 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है 10 मिनट में। ठीक है, हम लोगों को बताना है नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है, तो थीटा माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। तो फर्स्ट टाइम हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, तो ये इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड टाइम हम लोग 38 से T के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
तो फाइनल माइनस सराउंडिंग इज इक्वल टू इनिशियल माइनस सराउंडिंग इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास में फाइनल टेम्परेचर आ जाता है 36.4 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड हमसे बोला है कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो हम लोगों को पता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा। तब तक कूलिंग होती रहेगी और एंड में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल होकर कूलिंग बंद हो जाएगी। मतलब ये तो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा कहां तक होता है, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है वहां तक, तो फाइनल टेम्परेचर इसका 30 और हमें पता है ई रेस टू पावर माइनस के टी की रेट से होगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा इसका। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम पर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि भाई हमको वापस टेम्परेचर 38 से 40 करना है। अब देखो 38 से 40 करना है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा टी, हम बोल सकते हैं कि कितनी हीट देनी पड़ेगी 38 से 40 करने के लिए, 4 जूल हीट देनी पड़ेगी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, रेट जो है हीट देने की ये है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये 40 से 38 हुआ था तो 10 मिनट में ही हुआ था, मतलब हीट सेम रेट से निकल रही थी। और सेम रेट से अगर हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जब ये कूलिंग हुई होगी, जब इसका टेम्परेचर 40 से 38 हुआ था, तब भी हीट कितनी निकली थी? ये निकली थी 4 जूल। और कितने टाइम में निकली थी? 10 मिनट में। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 38 से वापस 40 कर दें, तब भी हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, और कितने टाइम में देनी पड़ेगी? 10 मिनट में। तो अगर मान लो हम लोग यहां पर ये 4 जूल हीट ही केवल इसको दे, तो हीट दे रहे हैं और इससे हीट रिलीज हो रही है, सेम रेट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जब हम हीट दे रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट में हीट निकल भी रही है। हम लोग अगर हीट रिलीज नहीं होती, इस ऑब्जेक्ट से कूलिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि इसकी कंटिन्यूसली कूलिंग भी हो रही है और हम इसको हीट भी दे रहे हैं, तो जिस रेट से हम हीट देंगे उस जिस रेट से इसकी कूलिंग हो रही है, दोनों इक्वल है, तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये हीट जो निकल रही है उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट में इसकी कितनी हीट निकलती है? क्योंकि हम लोगों को पता है 10 मिनट में ये 40 से 38 हो जाता है, तो 10 मिनट में इसकी 4 जूल हीट निकलती भी है। और हम लोगों को इसको 40 से 38 करने के लिए 4 जूल हीट देनी भी पड़ेगी। केवल 4 जूल देंगे तो वो निकल रही है उससे ही कंपनसेट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हीट देनी है वो डबल देनी पड़ेगी, 2 × 4, 8 जूल हीट देनी पड़ेगी। तब जाकर 4 जूल तो जो हीट रिलीज हो रही है उसको कंपनसेट करेगा, और 4 जूल क्या करेगा, इसका 40 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। 2 स्फीयर दिए हुए हैं, 2 स्फीयर दिए हैं, दोनों का एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, और इनके जो मैक्सिमम रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ है वो 500 nm और 1500 nm दी हुई है। एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है और दूसरे की रेडियस 8 सेंटीमीटर दी है, और दोनों जो बॉडीज है ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। तो हम लोगों को यहां पर बताना है कि दोनों की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग इसकी बात करें तो dQ/dt फॉर A इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा तो दोनों के सेम होगा, ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, πr/a², और ये ब्लैक बॉडी है तो E इज इक्वल टू 1 होगा इंटू T1⁴ डिवाइडेड बाय dQ/dt फॉर B इज इक्वल टू सिग्मा πr/b² T2⁴। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर ए और आर बी का रेशियो आएगा। रेडियस हम लोगों को दी हुई है लेकिन टेम्परेचर का रेशियो नहीं दिया हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं वीएनस डिस्प्लेसमेंट कर्व से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहां पर बोल सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू λB/λA। तो टेम्परेचर का भी रेशियो यहां से आ जाएगा हमारे पास में। तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे और रेजिस्टेंस की रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का रेशियो आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और हमसे बोला है कि यहाँ पर क्यों हीट आती है। तो हम लोग इसको एक कॉम्बिनेशन में, जैसे सर्किट में हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वैसा ही मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको हमको ए बोला हुआ है, तो ये जो है ए रेजिस्टेंस यहां पर हो गया
फिर इससे कनेक्टेड है B, रेजिस्टेंस C और रेजिस्टेंस D, ठीक है, और फिर इधर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस E। क्लियर? अब देखो यहां से कितनी हीट आती है, Q हीट आती है। Q हीट जब यहां से आएगी तो Q1 हीट इसमें जाएगी, Q2 हीट इसमें जाएगी और Q3 हीट इसमें जाएगी। तीनों का जो सम है वो Q के इक्वल होगा, फिर वापस से तीनों मिलकर Q हीट बन जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर A और E के अंदर तो हीट सेम है, ठीक है, A और E से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो सेम है। अब हमसे पूछा है, A वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हीट फ्लो थ्रू स्लैब E इज मैक्सिमम। अच्छा, अब किससे मैक्सिमम होगा भाई? हम लोगों को पता है कि A और E से तो सेम है ही, ठीक है, और दोनों से मैक्सिमम है। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब E इज स्मॉलेस्ट। अब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं। हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R होता है, ठीक है। अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और जिसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सबसे ज्यादा है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं B, C और D, B, C और D के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास में L अपॉन KA, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है। इसका रेजिस्टेंस अगर सबसे कम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस भी इसका कम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है हीट फ्लो थ्रू C इज इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू B प्लस हीट फ्लो थ्रू D। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना हो गया, Q हो गया। अब हमसे क्या बोला है यहां पर कि हीट फ्लो थ्रू C से जो हीट फ्लो हो रही है हीट फ्लो थ्रू B प्लस हीट फ्लो थ्रू D है। अच्छा, इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा यहां पर कि कितना हो सकता है। तो हम लोगों को इसको देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों का रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों का लिए अगर सेम है, तो यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो यहां पर हीट फ्लो सेम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। तो पैरेलल के अंदर यहां पर इस तरीके से है, ठीक है। पैरेलल के अंदर करंट कब सेम होता है? जब दोनों रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो करंट भी सेम हो जाता है, हाफ ऑफ करंट यहां से चला जाता है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो C का जो रेजिस्टेंस है, C का रेजिस्टेंस मैं बोल सकता हूं, लेंथ तो सभी की सेम है, तो L अपॉन C का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास में 4K। अब देखो एरिया इसका कितना है, तो ये हो गया हमारे पास में L, और ये टोटल कितना है मेरे पास में 4L। तो L ये है, L ये है, तो ये 2L हो गया। 2L इंटू विड्थ को मैं X मान लेता हूं, ठीक है। ये तो मेरे पास में C के लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से B के लिए जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L अपॉन 3K। अब इसकी लेंथ कितनी है, L इंटू X। इसी तरीके से D के लिए हो जाएगा L अपॉन देखो लेंथ को मैं यहां पर L बोल रहा हूं, वैसे L नहीं है, लेंथ इनकी कितनी है, L नहीं है, ये कितना है 0 to 6L है, तो ये L हो गया, ये L हो गया, 4L है। लेंथ कितनी है 4L, और ये हो जाएगा 4L अपॉन 5K L इंटू एक्स। तो मैं L अपॉन K L X को R बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 4/5R, ये हो जाएगा 4/3R, और ये हो जाएगा मेरे पास में ये हो गया हमारे पास में 1/2R, ठीक है। अब मैं ये देख लेता हूं, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट अगर इसके इक्वल आ जाता है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम होगा, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 प्लेट हैं, तीनों प्लेट के बारे में बोला है, तीनों का सरफेस एरिया सेम है, और एक जो इधर वाली प्लेट है उसका टेम्परेचर 2T है, इधर का टेम्परेचर 3T है। हमसे बोला है कि ये सारा सिस्टम स्टडी स्टेट में है, तो बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर T' हम लोग मान लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये स्टडी स्टेट में जितनी हीट इसने इसको दी उतनी हीट इसको रिलीज कर रही है, क्योंकि ये तो अब अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मिडिल प्लेट है, फॉर मिडिल प्लेट हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, ठीक है। तो कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की, ब्लैक बॉडी की तरह बात कर रही है, तो बिहेव कर रही है सिग्मा A।
3t पावर 4 माइनस टी डैश पावर 4, इसका और इसका सराउंडिंग ये हो गया ना, तो ये बात आ गई। और जब रिलीज कर रहे हैं उसके लिए ये सराउंडिंग इसके लिए हो जाएगा, तो सिग्मा ए टी डैश पावर 4 माइनस 2t पावर 4, ये बात हो जाएगी। अगर इन दोनों को इक्वल कर दें हम लोग तो हमारे पास में मिडिल प्लेट का टेम्परेचर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दो ब्लॉक है, दोनों आइडेंटिकल है डायमेंशन में, एक की कंडक्टिविटी k और एक की कंडक्टिविटी 2k है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 है। तो देखो दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो रेजिस्टेंस जो है मैं लिख लूंगा, क्या लिख सकता हूं यहां पर, L अपॉन K इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा W इंटू H, और इसका रेजिस्टेंस मेरे पास में कंडक्टिविटी 2K, बाकी डायमेंशन सेम है तो इसका रेजिस्टेंस 2R बोल देता हूं। ठीक है, तो अब ये सीरीज में है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में बोल सकता हूं dQ अपॉन dt इज इक्वल टू T डैश माइनस T1 माइनस T2 अपॉन, सीरीज में है तो ये 3R हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको पैरेलल में लगा देता हूं, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमसे बोला है कि इस बॉक्स को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दूं, मतलब मैंने इस तरीके से रख दिया है एक के ऊपर एक। ठीक है, ये K हो गया, ये 2K हो गया। अब इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशंस चेंज नहीं हुए, हीट अभी भी इसी लेंथ के अलॉन्ग फ्लो कर रही है, तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, इसका रेजिस्टेंस 2R हो गया। अब इस केस के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में R1 R2 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R, मतलब ये 2R बाई 3 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेकंड केस में क्या हो जाएगा, dQ बाई dt इन सेकंड केस इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 2R बाई 3। अब हमसे बोला है कि अगर 9 सेकंड में ये डेल्टा क्यू हीट फ्लो करता है तो दूसरा वाला जो सिस्टम है द टाइम टू ट्रांसफर द सेम हीट ट्रांसफर करने में कितना टाइम लेगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू रख देंगे और टी को 9 रख देंगे, यहां पर भी डेल्टा क्यू रख देंगे और यहां से टी की वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में हमसे बोला है कि एक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है जिसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशंस जो है उनकी इंटेंसिटी 912 वाट पर मीटर स्क्वायर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है। तो हम लोगों को बोला है कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि स्टेडी स्टेट आ जाएगी मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया मतलब जितने रेडिएशन आ रहे हैं उतने ही रेडिएशन इसके बाद जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कितना रेडिएशन इमिट करेगा। तो dQ अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा a T रेज़ टू पावर 4 माइनस Ts पावर 4। अच्छा, और हमें पता है कि जितने रेडिएशन इसके जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को इंटेंसिटी पता है तो हम लोग बोल सकते हैं पावर अपॉन एरिया। तो इसकी पावर कितनी होगी, dQ अपॉन dt I इंटू a। तो मैंने इसके इक्वल कर दिया, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में हमसे बोला है कि दो स्टार है और दोनों के अंदर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें जो पावर इमिट करता है a b से 10 रेज़ टू पावर 4 इक्वल है। मतलब इनका रिलेशन दिया हुआ है, रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि जो एनर्जी इमिट कर रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है, पीक वेवलेंथ, वो हम लोगों को बतानी है। तो वो हम लोगों को पता है यहां पर कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम वेवलेंथ। तो TA अपॉन TB इज इक्वल टू लैम्डा B अपॉन लैम्डा A। मतलब हम लोगों को क्या पता करना है, टेम्परेचर का रेशियो पता करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, dQ बाई dt का फॉर्मूला लगा देते हैं, dQ बाई dt फॉर A डिवाइडेड बाई dQ बाई dt फॉर B इज इक्वल टू सिग्मा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, एरिया ऑफ A T रेज़ टू पावर 4 अपॉन सिग्मा एरिया ऑफ B T रेज़ टू पावर 4। तो हम लोगों को इनका रेशियो दिया हुआ है, एरिया में पाई r स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि रेडियस दी हुई है। तो टेम्परेचर का रेशियो आ गया, टेम्परेचर का रेशियो आ गया तो यहां पर वैल्यू पुट करने पर वेवलेंथ का रेशियो भी हमारे पास में इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे बोला है कि एक स्फीयर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों को दिया हुआ है 487 डिग्री सेल्सियस, और हम लोगों से बोल दिया है यहाँ पर कि हमने एक सेंसर यहाँ पर लगाया है और सेंसर जो है वो वैल्यू मेजर करता है log बेस 2 P अपॉन P नॉट की। अच्छा, जब हमें ये टेम्परेचर दिया हुआ है तो इस log बेस 2 P अपॉन P नॉट की वैल्यू 1 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 P नॉट। अच्छा, 2 P नॉट है
इनिशियली, और हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट रेडिएशन के बारे में dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4, और ये किसके इक्वल कर दिया मैंने, 2p नॉट के इक्वल। अब हमसे बोला है कि भाई जब टेम्परेचर 2767 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं 3040 कैल्विन, तब रीडिंग क्या होगी सेंसर की। तो हम लोग बोल देते हैं कि इसकी रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो है सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर हो गया। अब मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो यहां से ये वैल्यू आ गई सिग्मा ई ए की 2p नॉट अपॉन 760 पावर 4। तो मेरे पास में सेकेंड टाइम पर जो हीट रेडिएशन है इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 रेस टू पावर 4 2 इंटू पी नॉट, मतलब ये लिख गया 2 रेस टू पावर 9 पी नॉट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 रेस टू पावर 9 पी नॉट जो है, यहां पर पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 9 आगे आ जाएगी, तो log 2 जो हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। हम लोगों को बोला है कि जो PQ है उसका अल्फा लीनियर एक्सपांशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 1.2 इंटू 10 टू पावर -5 है। T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस पर ये जो सिस्टम है इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है। तो देखो हमें बोला है कि इसका P एंड जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया है, और जो Q एंड है मतलब S एंड है वो 400 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोल सकते हैं कि दोनों रॉड के अंदर सेम होगी। तो हमसे पूछा है कि इसका एक्सपांशन कितना होगा रॉड PQ का, ठीक है। रॉड PQ का एक्सपांशन पूछा है, तो जब ये स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो यहां से जितनी हीट आई होगी वो सारी की सारी यहां पर पहुंची होगी, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और दोनों के अंदर हीट सेम होगी। तो मैंने इस जॉइंट का जो टेम्परेचर है उसको मान लिया है T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस रॉड से यहां तक के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा T माइनस 10 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो L बाई के। तो L कितना है इसका, 1 अपॉन 2 KA। अच्छा, सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस पार्ट में होगी, तो मैंने डेल्टा टी लिखा है 400 माइनस टी इंटू के डिवाइडेड बाय एल। तो दोनों की लेंथ सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर आ गया 140 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे किस पे कंसीडर करना है, अब मुझे कंसीडर करना है कि इस रॉड का एक्सपांशन कितना होगा। अब मुझे पता है कि इस रॉड का एक एंड है उसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, और हम बोल सकते हैं कि इसके हर एक पार्ट का टेम्परेचर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम लोग लिख सकते थे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन यहां पर इसका टेम्परेचर 140 है और इसका टेम्परेचर 10 है। तो हम लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि 1 मीटर जो लेंथ थी वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से हमें इलोंगेशन देखना है। 10 डिग्री सेल्सियस से हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है, कंपेयर कहां से करना है, 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो लीनियरली चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर लीनियरली चेंज हो रहा है तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 140 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, अब मैं यहां से यहां तक के लिए ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, तो t माइनस 10 डिवाइडेड बाई लेंथ x। तो मेरे पास में टेम्परेचर जो है वो लीनियर इक्वेशन आ गई 130x प्लस 10। अब देखो मैं यहां पर बात करूंगा x डिस्टेंस पर जाकर इस स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है dx, इसका इलोंगेशन क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल इलोंगेशन होगा। तो इस एलिमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं तो इसका इलोंगेशन क्या होगा, स्मॉल इलोंगेशन है, इज इक्वल टू इसकी लेंथ कितनी हो गई dx, और इसका अल्फा हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखो इसका डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी हम लोग कहां से बात कर रहे हैं, जब इनिशियली इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था तो वहां से कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, ये टेम्परेचर x डिस्टेंस पर तो ये टेम्परेचर आएगा ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर लिख देंगे 130x प्लस 10, ये तो फाइनल हो गया माइनस इनिशियली 10, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो तो dx है ना, लेंथ dx हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो हमारे पास में यहां पर इसका इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 में हमसे बोला है कि ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो जो बॉडी है अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करती है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है 310
केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बात है, हम लोगों को ये सोचना है कि भाई जेई ने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि जो बॉडी है उसने अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पर जो बॉडी है, क्योंकि अगर मान लो बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है और रेडिएट भी कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो और हम लोगों को यहाँ पर जो मानना है, केवल ये मानना है कि जो बॉडी है वो ओनली रेडिएट कर रही है। और हीट कहाँ से आ रही है उस बॉडी के पास में? इंटरनल एनर्जी जो होगी, बॉडी जो है अंदर भी तो हमारे मैकेनिज्म चलती रहती है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस कर रही होगी बॉडी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस रेट से हीट प्रोड्यूस कर रही है वो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर 310 केल्विन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा ए T⁴। ठीक है, हम लोग यहां पर एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो इसका जो है हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एरिया डिक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन को भी कंसीडर करें तो बी करेक्ट होगा, तो इस वजह से बी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन बाय द बॉडी वुड बी शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो हम लोगों को पता है कि हाँ, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डी वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, न कि इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इधर का टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है और इधर का टेम्परेचर 200 केल्विन दिया है। जंक्शन का टेम्परेचर 200 केल्विन है, दोनों की रेडियस दी हुई है R2 = 2 टाइम्स ऑफ R1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा। तो मैंने इस वाली स्लैब के लिए लगाया 300 - 200 डिवाइडेड बाय K1 πr1² और सेकेंड वाली के लिए लगाया 200 - 100 डिवाइडेड बाय इंटू L/K2 πr2²। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में K1 और K2 का रेशो आ जाएगा। ठीक है।